हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सुपर शॉर्ट नोट्स रिवीजन हो रहा है ये किसके लिए है। ये उसके लिए नहीं है जो पहली बार पढ़ रहा है, उसके लिए जो सब कुछ पढ़ चुका है, सिर्फ रिवीजन चाहता है, एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन। तो ये पूरे नोट्स कहां मिलेंगे ये भी बताऊंगा लास्ट में। पहले इन पूरे नोट से करते हैं फटाफट रिवीजन। चलो चैप्टर वन में नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 वो होते हैं नेचुरल नंबर। जीरो ऐड कर दो तो बन जाता है होल नंबर, नेगेटिव नंबर भी ऐड कर दो तो बन जाता है इंटीजर। इवन सर मालूम है जो 2 से डिवाइड हो, ऑड जो 2 से डिवाइड ना हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो एग्जैक्टली दो नंबर से डिविजिबल हो, एक खुद से और एक 1 से। इसीलिए सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, नॉट 1। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, क्योंकि 2 दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी और 1 से भी। 3 इज अ प्राइम नंबर, 3 दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से भी और 1 से भी। ना तो 2 से ज्यादा से डिवाइड हो ना 2 से कम, तो उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और जो प्राइम नहीं होते उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। याद रखना 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। सर ट्विन प्राइम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम उनको बोलते हैं जिनका डिफरेंस 2 होता है और दोनों प्राइम नंबर होते हैं, जैसे कि 3 और 5। ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, तो 3 और 5 ट्विन प्राइम हो गए। 11 13 ये क्या हो गए ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2, उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। को प्राइम मतलब आपस में प्राइम, जैसे कि अगर आप बोलोगे 21 और 22, 21 और 22 ये दोनों नंबर अपने आप में तो प्राइम नहीं है ना। 22 प्राइम नंबर नहीं है, 21 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन आपस में उन दोनों का 1 फैक्टर है, उसके अलावा कोई फैक्टर है क्या, नहीं। तो ऐसे नंबर्स जैसे 4 और 9, 4 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 और 9 दोनों का मिला करके सिर्फ 1 एक फैक्टर है। देखो ये 2 से जाएगा तो ये नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा तो ये नहीं जाएगा, कोई भी 1 के अलावा ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। अगर ऐसा हो कोई दो नंबर है जिनको सिर्फ 1 डिवाइड कर रहा है उसके अलावा कोई नहीं, तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। आई थिंक टाइप ऑफ नंबर हो गया, फटाक से आगे बढ़ते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू बहुत इजी क्वेश्चन है। प्लेस वैल्यू जगह बताती है, तो क्या करना है, जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना है वो नंबर और उसके आगे के सबको बना दो 0। जैसे कि देखो यहां पर प्लेस वैल्यू 8 का, तो 8 उसके आगे के दोनों को क्या बना दिया 0, तो प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, खुद वो डिजिट। अगर मैं बोल दूं भैया फेस वैल्यू ऑफ 5, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8, फेस वैल्यू ऑफ 1 इज 1। लेकिन प्लेस वैल्यू बोलूंगा तो वो जगह भी बताएगा, प्लेस जगह भी बताएगा। तो जिस नंबर का, जैसे मान लो 5 का प्लेस वैल्यू तो 5 0 0 0, उसके आगे के सबको क्या बना देना है 0। डायरेक्ट सवाल नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे सवालों में इसका काम आता है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम में 3 के बाद कॉमा चेंज, 2 के बाद चेंज, 2 के बाद चेंज, 2 के बाद चेंज। इंटरनेशनल में हमेशा 3 के बाद चेंज होता है, 3 के बाद चेंज, 3 के बाद चेंज, 3 के बाद चेंज। कैसे देखो, इंडियन नंबर सिस्टम में 1 10 100 चेंज, 1000 10,000 चेंज, लाख 10 लाख चेंज, करोड़ 10 करोड़। बात समझ में आई। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर बार 3 के बाद चेंज होगा। 1 10 100, 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, फिर बिलियन एंड सो ऑन। बात समझ में आई। तो यहां पर वंस चलते हैं, फिर थाउजेंड्स, फिर लैक्स, फिर करोड़। यहां वंस, फिर थाउजेंड, फिर मिलियंस, फिर बिलियंस। ऐसे 3 के बाद कॉमा, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ये याद रखना है इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। ठीक है, फटाक से आगे बढ़ते हैं। रोमन नंबर ध्यान रखना, रोमन नंबर के लिए याद रखना IVX LCD मिलेगा। क्या याद रखना है, IVX LCD मिलेगा, IVX LCD मिलेगा, IVX LCD मिलेगा। ये आपका बता रहा है 1, ये बता रहा है आपका 5 10 50 100 500 एंड 1000। ये याद रखना, IVX LCD मिलेगा। पहले किस नंबर को, आपका जो लेटर है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको याद होना चाहिए। रूल याद रखना, लगातार 3 से ज्यादा किसी को भी यूज नहीं करना है। लगातार, क्या रूल याद रखना है, लगातार 3 से ज्यादा किसी को भी यूज नहीं करना है। जैसे अगर मान लो 10 लिखना है तो 10, 20 लिखना है तो 20, 30 लिखना है तो 30 3 बार, 40 लिखना है तो 4 बार यूज नहीं होगा। लगातार 4 बार कोई भी डिजिट यूज नहीं होगा। इज इट क्लियर रोमन नंबर पे। तो सबसे पहले मैक्सिमम 3 टाइम, कितने बार यूज करना है, मैक्सिमम 3 टाइम। नेवर रिपीटेड, VLD ये जो है
5 वाले जिसमें भी लास्ट में 5 आ रहा है, जिसमें भी लास्ट में नहीं मतलब आगे में 5 आ रहा है, क्या आ रहा है 5, वो कभी रिपीट नहीं होंगे। रिपीट खाली कौन से होंगे 10, 100, 1000 ये वाले, याद रहेगा। 5 वाले कभी भी रिपीट नहीं होंगे, कभी भी। अगर एक साथ दिख गए, V एक साथ दिख गया काट देना, वो नहीं हो सकता। L 2 एक साथ दिख गया काट देना, D 2 एक साथ दिख गया काट देना, तुरंत याद रखना इस बात को। VLD कभी भी रिपीट नहीं होंगे। रिपीट खाली कौन से हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं आपके IXCM। क्या क्या रिपीट हो सकते हैं, IXCM। 5, 50, 500 वाले रिपीट नहीं होंगे, 1, 10, 100, 1000 वाले रिपीट हो सकते हैं। कितने बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार। एक रूल और याद रखना, अब मान लो कोई बड़ा नंबर है x, इसके इधर एक नंबर लिख दूं तो ये क्या है ऐड, ये क्या करेगा ऐड। 10 में +1 क्या हो गया 11, लेकिन इसी के आपके लेफ्ट में अगर मैं 1 आई लिख दूं तो ये क्या कर दिया माइनस, 10 - 1 9। तो याद रखना राइट साइड में है तो ऐड होगा, लेफ्ट साइड में है तो सब्ट्रैक्ट होगा, ये याद रखना। स्मॉलर अगर बड़े के पास छोटा वाला, देखो 10 बड़ा है 1 छोटा है, बड़ा वाला स्मॉलर वाला अगर राइट में है तो ऐड होगा, लेफ्ट में है तो सब्ट्रैक्ट होगा। याद होगा, याद हो गया, ठीक है। आई आपका कहां कहां यूज होगा, V में और X में। सिर्फ X आपका कहां कहां यूज होगा, L और C में, ये प्लस माइनस करने के लिए, ये याद रखना। X आपका हमेशा यूज होगा L और C में, C कहां यूज होगा D और M में। ये बात याद रहेगी आप लोगों को। अगर ये रूल्स आपको याद है, आप गारंटीड आप एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। ऑप्शंस आधे तो इसी रूल से छट जाएंगे कि अरे ये रूल नहीं आ रहा, ये रूल नहीं आ रहा, ये रूल में नहीं बैठ रहा, हटाओ हटाओ हटाओ। इज दैट क्लियर। ये रोमन नंबर ये रिवीजन के लिए है, जिनको आता है उनको रिवाइज करने के लिए है। अब आप सोचोगे कि खाली ये वीडियो देख के हम डायरेक्ट AISSE एग्जाम में कूद पड़ेंगे और अच्छा नंबर ले आएंगे, तो सपना देखना बंद करो, उठ जाओ, जग जाओ, आगे बढ़ जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से, है ना। प्रॉपर्टीज ऑन होल नंबर, इसमें भी जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, याद रखना। कई बार पूछता है क्लोजर प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन, तो याद रखना क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। अगर किसी दो नंबर को, जैसे अगर मान लो होल नंबर के लिए बात हो रही है, एक बात बताओ मेरे को, दो होल नंबर को अगर मैं ऐड करूंगा तो हमेशा होल नंबर आएगा, ट्रू। तो ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की। अगर किसी एक ही चीज में से नंबर उठा के अगर आप कोई भी ऑपरेशन करो तो रिजल्ट भी उसी कैटेगरी से आए। जैसे दो होल नंबर को ऐड करूंगा, कोई भी दो होल नंबर ले लो, 10, 5 ऐड किया 15, 15 भी होल नंबर है, यस। बट क्या मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा दो होल नंबर को तो हमेशा होल नंबर आएगा, नहीं। जैसे मान लो 5 - 10, 5 और 10 दोनों होल नंबर है। अरे इधर देखो ना भैया, इधर देखो 5 - 10, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, लेकिन आंसर क्या आ रहा है -5, ये होल नंबर नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि आप जो ऑपरेशन कर रहे हो जिन नंबर्स का, तो रिजल्ट भी वही नंबर आए, तब उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो याद रखना सम और मल्टीप्लीकेशन होल नंबर्स के लिए इज ऑलवेज ट्रू। क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ किसके लिए वैलिड है, प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। किसके लिए, होल नंबर के लिए। और इसके ऊपर कई बार सवाल आया, इसलिए यही वाला टॉपिक लिया हूं। बाकी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, अगर ये तुमको याद हो गया है तो आप रिवाइज, आप कोई भी नया क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हो। क्या दो इंटीजर को ऐड करने पे हमेशा इंटीजर आएगा, हाँ फॉलो करता है प्लस के लिए। क्या दो इंटीजर को माइनस करने पे हमेशा इंटीजर आएगा, यस, ये भी वैलिड है। तो इंटीजर के लिए अगर बोला जाए तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई तीनों वैलिड है, डिवाइड वैलिड नहीं है, है ना। डिवाइड फिर भी वैलिड नहीं है। तो आप बस ये सोचना कि किसी दो चीज को इंटीजर बोला है तो क्या दो इंटीजर का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट भी इंटीजर आएगा। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब समझ गए जी, जो ऑपरेशन कर रहे हो जिस नंबर पे, रिजल्ट भी अगर वही नंबर आए तो बोलेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है, बस। उसके अलावा होते तो और भी प्रॉपर्टीज है, मैं सब हटा दिया क्योंकि सैनिक स्कूल पूछता ही इसी के ऊपर है, खाली क्लोजर के ऊपर। नेक्स्ट है सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, ठीक है। तो सक्सेसर मतलब +1, प्रीडेसेसर मतलब -1। कोई भी नंबर है, 10 का सक्सेसर 11, 100 का सक्सेसर 101, 95 का सक्सेसर 96। सक्सेसर मतलब एक ज्यादा, प्रीडेसेसर मतलब एक कम। क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। डिवीजन एल्गोरिदम तो आप लोगों को मालूम होगा, है ना। किसी भी चीज को जब आप डिवाइड करते हो तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हो उसको डिविडेंड बोलते हैं। डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्वोशिएंट बोलते हैं, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इन सब के बीच का ये रिश्ता आपको मालूम होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर।
और याद रखना रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा, बराबर भी नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, छोटा। अगर आप किसी भी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हो तो याद रखना रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 या 2। अरे किससे डिवाइड कर रहे हो, 3 से ना, तो जो रिमाइंडर होगा वो 3 से छोटा ही होगा, या तो 2 या तो 1 या तो 0। याद रहेगा ये बात। चलो नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोगों को सबको हजारों बार करा चुका हूं मैं, बस फटाफट रिवाइज करा देता हूं। कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे देखोगे, लास्ट डिजिट को, अगर लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिविजिबल है। 3 से, कोई बहुत बड़ा नंबर है, 3 से डिविजिबल है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, सबको सम करो, सारे डिजिट्स को क्या करो, सम। अगर सम 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। डिविजिबल बाय 4, लास्ट के 2 डिजिट को खाली देखो, अगर किसी भी नंबर पे लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। 5, सर बहुत आसान, अगर आखिरी डिजिट 0 या 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। 6, अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, कभी भी 6 के लिए चेक करना है तो क्या करो, 2 और 3, 2 से भी अगर डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल होगा ही होगा। 8, लास्ट के 3 डिजिट को देखो, अगर लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। 9, सर सबके डिजिट को वापस से सम करो जैसे 3 में किया था, सारे डिजिट्स को सम, अगर सारे डिजिट का सम 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। इज इट क्लियर, याद हो गया। सर कभी इस टाइप से भी आ जाता है 18 से डिविजिबल है कि नहीं, अरे तो भैया क्या प्रॉब्लम है मेरे को बताओ ना। अगर आपको पूछ दिया 18 से डिविजिबल है कि नहीं, 18 क्या होता है, 2 इंटू 9, अगर 2 और 9 दोनों, अब देखो ये आपस में कोप्राइम नंबर्स है, अगर ये नंबर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है तो आप गारंटी कह सकते हो कि वो किससे डिविजिबल होगा, 18 से। किसी भी नंबर को 2 कोप्राइम नंबर्स में अगर टूट रहा है तो आप तोड़ो, और अगर उन दोनों से डिविजिबल है तो ऊपर वाले नंबर से भी डिविजिबल होगा। ये बात याद रहेगी सबको। मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये लेक्चर और ये पीडीएफ, ये जो मैंने दिन रात मेहनत करके बनाई है, ये सिर्फ उनके लिए है जो पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना चाहते हैं एग्जाम से पहले, उनके लिए है। लास्ट में वीडियो के मैं बताऊंगा, लास्ट से थोड़ा पहले, कि भैया ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। डिविजिबल बाय 10, लास्ट अगर डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल, ये याद रखो, है ना, ये अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, वैसे तो तुरंत आसान होता है 11 से डिविजिबल करना। ऑड प्लेस में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम, इवन प्लेस में जितने भी डिजिट्स हैं उनका सम, उनका सब्ट्रैक्शन। अगर 0 या 11 का मल्टीपल आता है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, 1 to 1, ऑड प्लेसेस, पहला तीसरा का सम कितना हो गया, 2, इवन वाले का सम 2, 2 - 2 कितना आ रहा है, 0, या तो 0 आए या 11 से डिविजिबल आए, ठीक है। तो आप बोलोगे, जैसे मान लो अगर मैं बोल दूं और कोई नंबर 1 4 7 4 1, ठीक है, क्या ये डिविजिबल है या नहीं। तो अब देखो, पहला तीसरा पांचवा का सम 7 8 और 9, माइनस 4 + 4 8, 9 - 8 इज 1, 1 क्या 11 से डिविजिबल है, नहीं, क्या 0 है, नहीं, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। इवन वाले जगह का सारा डिजिट ऐड करो, ऑड वाले का ऐड करो, दोनों को माइनस करो, देखो क्या वो 0 है या 11 के टेबल में है। अगर 0 या 11 के टेबल में है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में आते हैं अपन, जल्दी से मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज में अपन आते हैं, ठीक है। देखो क्या है, टोटल एन डिजिट्स नंबर, किसी भी, अगर आपको बोल दिया टोटल 3 डिजिट्स के कितने नंबर पॉसिबल है तो एन की वैल्यू 3 डाल दो, 3 - 1, हाँ, टोटल 3 डिजिट्स नंबर, एन डिजिट्स नंबर कितने पॉसिबल है। अगर मैं आपको बोल दूं टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं, टोटल 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं, तो 3 - 1 2, 2 10 की पावर 2 100, 9 × 100 900, सिंपल। एन की वैल्यू डाल दो। अगर मैं आपको बोल दूं टोटल 5 डिजिट्स के नंबर्स कितने हैं, टोटल 5 डिजिट के, तो 5 - 1 4, 9 के आगे 1 2 3 4, 90,000। टोटल 4 डिजिट्स नंबर कितने हैं, 90,000, ठीक है, ठीक है, सॉरी 5 डिजिट, टोटल 5 डिजिट नंबर्स कितने हैं, 90,000। 4 डिजिट्स बोलता तो 9,000, ओके। चलो, कभी भी ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर बोलते तो सिर्फ 99 को यूज करो, स्मॉलेस्ट एन डिजिट नंबर बोले तो 1 लिखो फिर 0 यूज करो, क्योंकि देखो खाली 0 लिख दोगे तो फिर तो वो तो 0 हो गया ना। अगर आपको उसको बनाना है 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर कब होगा, जब एक 1 होगा तब ना, चारों 0 हो जाएंगे तो फिर तो वो नंबर ही नहीं है, खाली 0 है, सिंगल डिजिट।
तो अगर आपको 4 डिजिट नंबर 5 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट बनाना है तो आपको एक नंबर यूज करना पड़ेगा 1, बाकी सब यूज करो आप क्या 0। इज दैट क्लियर? एक नंबर 1, बाकी सब क्या यूज करो 0। आगे आते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर गिवन डिजिट से, जो नंबर आपको दिए हैं उससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो सबसे बड़ा नंबर लो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इज दैट क्लियर? बट जब सबसे छोटा नंबर बनाना है तो सबसे छोटा नंबर लो 0 को छोड़ के, सबसे छोटा नंबर लो 0 को छोड़ के। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो आपको दे दिया 4 9 0 1 3, इसको यूज करके सबसे छोटा नंबर बताओ, तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1, 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के 1, फिर ले लो अब 0, अब 1 हो गया 0 हो गया, फिर 3 4 9। क्लियर? बस ये बात याद रखना छोटी सी, जब सबसे छोटा नंबर बनाना होगा बच्चों क्या करोगे, 1 को छोड़ के 0 को छोड़ के सबसे छोटी वैल्यू लोगे, फिर 0 को लेकर के सबसे छोटी वैल्यू लिखते जाओ, छोटी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, बस ये याद रखना है, सबसे छोटी वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुले हो गए कुछ, ठीक है। सम के फॉर्मूले, सम के फॉर्मूले ये सब याद रखोगे तो उतना आपको इजी होगा एग्जाम में। आपको बोल देगा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर 1 से लेकर के 100 तक का सम बनाओ, अरे तो भैया बस n की जगह क्या पुट कर दो 100, 100 इंटू 101/2, सिंपल, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2। फर्स्ट एंड इवन नंबर, अगर आपको बोल दे कि पहले 50 इवन नंबर का सम बताओ तो भैया 50 इंटू 51, डायरेक्ट n की वैल्यू पुट कर दो। आपको बोलते पहले 50 ऑड नंबर का सम बताओ तो पहले 50 ऑड नंबर मतलब 50 इंटू 50, 2500, टोटल सम आपने बता दिया, ठीक है। सम है ना ये, सम ऑफ ऑल एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन इवन नंबर्स, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, ये याद रखना, ये तीनों सम है ना, सम 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 सम। राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ में खाली क्या याद रखना है, जिन नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो, ध्यान से सुनो मेरे बच्चों मेरी बात, जिन नंबर को आप राउंड ऑफ कर रहे हो अगर वो 50, जैसे अगर 1 डिजिट है तो 5, 2 डिजिट है तो 50, 3 डिजिट है तो 500, 4 डिजिट है तो 5000, अगर 5000 या 500 या 50 के बराबर या उससे बड़ा है तो उसके एक राइट साइड वाले का एक डिजिट बढ़ा दो, नहीं तो वैसे का वैसा उसको 0 कर दो। जैसे एग्जांपल 452, इसको राउंड ऑफ करना था 2 डिजिट में, तो ये 52, 50 से बड़ा है तो एक बढ़ा दिए, 4 में एक बढ़ा दिए तो क्या हो गया 5। अगर ये 52 की जगह 49 होता, 449, क्या होता 449, ध्यान से सुनो बच्चों, 449 भी होता तो इसका राउंड ऑफ क्या होता, ये देखो ये दोनों नंबर 50 से कम है तो सिंपली 0 हो जाते हैं, सीधे आता 400, और अगर 450 भी होता तो इसका राउंड ऑफ होता 500। याद रहेगा, याद रहेगा बच्चों, सबको याद रहेगा पक्का। बस आपको ये देखना है जो नंबर राउंड ऑफ करना है उसके जस्ट आगे वाला नंबर देखो, अगर 5 या 5 से ऊपर है तो एक बढ़ा दो, नहीं तो बस वैसे का वैसा 0 कर दो सबको, ठीक है। राउंड ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम। इसमें सबसे पहले आपको ये जानना है फैक्टर और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर जो किसी नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे, और मल्टीपल जो किसी के टेबल पे आए। जैसे कि अगर मैं बोलूं 12 के फैक्टर 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, 6 डिवाइड करेगा और 12 खुद पे डिवाइड करेगा। तो ये सारे नंबर्स 12 के क्या है फैक्टर। वो नंबर्स जो गिवन नंबर को परफेक्टली डिवाइड करे उसको बोलते हैं फैक्टर्स। सर तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल 12 का फैक्टर ये सारे हो गए, और 12 के मल्टीपल मतलब जो 12 के टेबल पे आते हैं 24, 36 एंड सो ऑन, जो किसी चीज के टेबल में आए उनको बोलते हैं मल्टीपल, और जो जिसको डिवाइड करे वो उसको बोलते हैं फैक्टर। तो अब देखो यहां से नाम समझ में आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर तो है लेकिन कॉमन एक से ज्यादा, जैसे अगर मान लो मैं तो बोलूं ए और बी, तो सबसे बड़ा ऐसा नंबर, सबसे बड़ा ऐसा नंबर जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी डिवाइड करे उसको बोलते हैं एचसीएफ। तो व्हाट इज एचसीएफ बच्चों? सबसे बड़ा नंबर जो ए को भी डिवाइड करे और बी को भी, तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो डिवाइड करेगा वही फैक्टर कहलाएगा, दोनों को कर रहा है इसलिए कॉमन, और सबसे बड़ी वैल्यू है अगर ऐसी तो उसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सर एलसीएम क्या हो गया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब इसके टेबल पे भी आए, इसके टेबल पे भी आए, तो सबसे छोटी वैल्यू जो दोनों के टेबल पे आ रही है उसको बोलेंगे एलसीएम। आई थिंक क्लियर हो गया, वो हो गया होगा अच्छे से एकदम,
व्हाट इज एचसीएफ एंड व्हाट इज एलसीएम? सबसे बड़ी वैल्यू जो दोनों नंबर को डिवाइड करे वो एचसीएफ, और सबसे छोटी वैल्यू जो दोनों के मल्टीपल में आ रही है वो हो गई आपकी एलसीएम। इज इट क्लियर? दोनों याद हो गए एकदम अच्छे से क्या होता है? चलो निकालते कैसे है, ये पूरा मेथड मैंने आपको बता रखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, डिवीजन मेथड, आपको जो पसंद है वो करो। मैं आपको फटाफट आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस आपको रिवाइज कराता हूं। यहाँ पर देखो सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस रिवाइज करते हैं। देखो डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको मजा आए आप वो करो, है ना, वो आपको बताया हुआ है। चलो चलो इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मुले देखो जो आपके एग्जाम में काम आते हैं, बहुत बार काम आता है, ये याद रखना, है ना। और ये फॉर्मूला जनरली सिर्फ दो के लिए वैलिड है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। याद रखना, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अगर दो नंबर है, ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है? दो नंबर के लिए। अगर कोई दो नंबर है, इन दोनों का एचसीएफ भी दिया है, इन दोनों का एलसीएम भी दिया, तो याद रखना एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करोगे और ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा बराबर आएगा। एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर जिनका एचसीएफ एलसीएम आप निकाले हो वो हमेशा इक्वल आएगा। दूसरी बात याद रखना, फ्रैक्शन का जब भी एचसीएफ निकालना है तो याद रखना ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। कोई भी फ्रैक्शन है और उसका एलसीएम निकालना है तो याद रखना फ्रैक्शन का क्या निकालना है? एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ। फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, अगर फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का दूसरा। ठीक है, कैसे करना है ये सब पहले मैं पढ़ा चुका हूं, रिवीजन करा रहा हूं बस फटाफट एग्जाम के लिए आपके लिए। फॉर्मुलाज एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस हो गया, है ना। हाँ, जब भी क्वेश्चन में कोई बोले कि सबसे बड़ा लेंथ बताओ, बिगेस्ट वैल्यू बताओ, सबसे ज्यादा मार्क्स बताओ, सबसे बड़ा कंटेनर बताओ, बिगेस्ट जब भी आए तो तुरंत याद रखना आपको क्या निकालना है? एचसीएफ, एचसीएफ। और आपको जब भी बोल दे सबसे छोटी वैल्यू बताने, फाइंड द लीस्ट टाइम, बेल कब बजेगी एक साथ, सबसे छोटा समय बताओ, सबसे पहला समय बताओ, है ना, तो उस समय तुरंत याद आना जाना चाहिए उस समय क्या निकालना है? एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, उसके बाद क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर। कभी भी आपको बोले कि ग्रेटेस्ट नंबर लीविंग रिमाइंडर, ये सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताओ तो भैया निकालना तो एचसीएफ है, ये बात समझ में आ गई। ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट वर्ड सुनते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए निकालना तो एचसीएफ है, लेकिन जिससे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है? ए। तो चलो ठीक है भैया, रिमाइंडर ए आना चाहिए, मतलब अगर मैं ए को हटा दूं तो फैक्टर बन जाएगा, तो पहले ए को माइनस करना है फिर उसका क्या निकालना है? एचसीएफ। याद रखना, रट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं बोलूं कि कोई दो नंबर है, मान लो एक नंबर है 36, एक नंबर है 51, मैं बोलूं दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, सबसे बड़ा नंबर बताओ जिससे मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 2 आए, तो आप एक काम करना, दोनों में से 2 को माइनस करना और आप जो नंबर आएगा उसका क्या निकाल लेना? एचसीएफ। क्या निकाल लेना? एचसीएफ। याद कर लो, याद नहीं है तो एग्जाम में हर साल पूछता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए आर। तो जब भी आप एलसीएम निकालोगे याद रखना, तो उस समय जो नंबर दिए उनका एलसीएम निकाल के फिर आर को ऐड करना है। अगर मैं बोलूं, ठीक है, सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको अगर मैं डिवाइड करूं 36 और 51 से, तो दोनों में सबसे छोटा ऐसा नंबर बताओ, ठीक है, जिसको अगर मैं इन नंबर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आए। तो आपको करना कुछ नहीं है, इन दोनों का क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम, और उसमें ऐड कर देना है 3। एलसीएम निकाल के 3 ऐड कर दिए तो मतलब 3 रिमाइंडर आएगा डिवाइड करते समय। ये बात समझ में आ गई? तो ये दो बात को रट लेना है, जब भी बोले सबसे छोटा नंबर बताओ जिसको अगर अपन गिवन नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आए आर, तो समझ जाना एलसीएम में क्या ऐड करना है? आर। और आपको बोले कि भैया सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताओ जिसको डिवाइड करने पे रिमाइंडर आए ए, तो पहले एचसीएफ निकालोगे फिर ए से माइनस करोगे। इज इट क्लियर? इन दोनों चीज को रट लो एकदम। बहुत सारे क्वेश्चंस कराए मैंने इसके ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस। चलो इसी के साथ खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 2। आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, योर चैप्टर नंबर 3, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ज्यादा कुछ है नहीं, फ्रैक्शन को ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, सब्ट्रैक्ट करना और डिवीजन करना, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में, मिक्स से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, बस। अगर इतना आता है तो आप इसको स्किप करके नेक्स्ट चैप्टर 4 पे जा सकते हो। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर नीचे टाइमलाइन में वो भी दिया रहेगा, डायरेक्ट चैप्टर्स, आपको आप डायरेक्ट जाके डिस्क्रिप्शन में टच करोगे जो चैप्टर, डायरेक्ट वो चैप्टर ओपन हो जाएगा। ओके, चलो सबसे पहले अब प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, चलो एक बार फटाक से रिवाइज करा देता हूं। ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसको बोलते हैं प्रॉपर,
और अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर। क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। जैसे कि 3/4 ये प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा है। अगर मैं बोल दूं 4/3 तो ये 1 से ज्यादा हो गया, अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो ये हो गया इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को आप मिक्स्ड में कर सकते हो। मिक्स्ड में मतलब कि जैसे होल नंबर भी बता दिया है ना, और फ्रैक्शन भी बता दिया। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? इम्प्रॉपर को आप हमेशा मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। मिक्स्ड मतलब मिक्स्ड में होल भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है, होल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी। तो जब भी होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद आनी चाहिए, इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट करना, मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? देखो, जैसे मान लो कुछ भी चीज दिया हुआ है आपको, 22/7 दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दो, 22 डिवाइड बाई 7, 7 3 जा 21, एक बच गया। तो 3 पूरा होल कितना? होल 3, होल 3 बच गया कितना? 1, कितने में से? 7 में से, 1/7। तो 22/7 को आप लिख सकते हो 3/1/7। ये कन्वर्ट करना आना चाहिए। सर वापस कैसे कन्वर्ट करें? इम्प्रॉपर से तो मिक्स्ड हो गया, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे जाए? तो भैया बहुत इजी है। मिक्स्ड से इम्प्रॉपर कैसे जाओगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इसको ऐड कर दो। 7 3 जा 21, 21 प्लस 1 22, बाई नीचे तो कितना है? 7। चलो नेक्स्ट है कंपैरिजन। फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करें? सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 4 20, 7 इंटू 3 21। कौन बड़ा है? ये बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ा। सिंपल। अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये समझ में आ जाना चाहिए। जब भी दो फ्रैक्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे इधर का क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर वाले का, तो उसको यहां लिखना, इधर ऊपर वाले के क्रॉस मल्टीप्लाई को यहां लिखना, ठीक है। अब जिसका मल्टीप्लीकेशन ज्यादा बड़ा होगा वो वाला फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा होगा। ऊपर वाला, जैसे 4 5 जा 20, ये ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो उसको इधर लिखना, 4 3 जा 12, इधर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया तो इधर ऊपर रखना। इज दैट क्लियर? कौन बड़ा है? 21, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। फ्रैक्शन को कंपैरिजन करने का निंजा टेक्निक। आगे बढ़े फटाक से। ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन है। कैसे कैसे करना है ध्यान से देखो यहां पर, ठीक है। फिर से मिटा देता हूं, मिट जाए सिम। चलो तो अब इसको आपको ऐड करना है। ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम तरीके से होगा। कैसे होगा? याद रखना, डिनोमिनेटर सेम बनाना है। याद रखना, दो फ्रैक्शन को जब भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? सेम। डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? सेम। कैसे बनाए सर? एलसीएम के बराबर। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई होगा? 5 से। 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6। याद है? अगर माइनस होता तो सर बस यहां पर माइनस आ जाता। तो प्लस माइनस कैसे करना है? इज दैट क्लियर? बस डिनोमिनेटर सेम बनाना है, डिनोमिनेटर सेम बना के ऊपर वाले को प्लस माइनस कर दो। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेकर के बनाएंगे। याद हो गया सब? रिवीजन हो गया सब। मैंने करा रखा है क्वेश्चंस हजारों बार, सब कुछ रिवीजन बस करा रहा हूं, आपको याद होते जाएगी, एग्जाम के टाइम कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से, फटाक से आगे बढ़ते हैं अपन, है ना। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। सर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करोगे? जैसे मान लो 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5, तो याद रखना मल्टीप्लाई में ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से। बहुत आसान है। मल्टीप्लाई सबसे आसान है फ्रैक्शन का। सर डिवाइड होगा तो कुछ नहीं, रेसिप्रोकल कर दो। मान लो सर ये डिवाइड होता तो क्या करते? 4/3 ये डिवाइड था, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाओगे तो इसको रेसिप्रोकल कर दो 5/2। और सर मल्टीप्लाई तो करना आता है, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, ठीक है। तो डिवाइड मल्टीप्लाई इजी है फ्रैक्शन का, प्लस माइनस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है। इज दैट क्लियर? ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपके सारे के सारे हो गए। कुछ इंपॉर्टेंट डिवीजन वैल्यूज है, ये याद रखना। 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/4 का मतलब होता है 0.25, 3/4 का मतलब होता है 0.75, 1/5 का मतलब होता है 0.2, 1/8 का मतलब होता है 0.125। अगर ये आप रट लोगे, ये याद कर लोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा समय आपका बचेगा। बाकी चॉइस आपकी है, आपको याद करना है या नहीं करना है। चलो नेक्स्ट चैप्टर है स्क्वायर, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। स्क्वायर रूट बहुत इजी है, बस कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। याद रखना, स्क्वायर का मतलब होता है खुद से मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब होता है खुद से 2 बार और मल्टीप्लाई, मतलब 3 बार टोटल मल्टीप्लाई। बस इससे ज्यादा याद नहीं रखना है। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट क्या होता है? उल्टा। जैसे 2 का स्क्वायर क्या है? 4, 2 2 जा 4, तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 2। बस उल्टा, स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, क्यूब का उल्टा होता है क्यूब रूट। ये बात आपको याद रखनी है बस। जैसे मान लो 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, 9 9 जा 81। बात समझ में आई? तो आपको स्क्वायर का मतलब है कि खुद से एक बार और मल्टीप्लाई, और क्यूब का मतलब है खुद से 2 बार और मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर?
तो कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी ही है, ये आपको याद होंगी, रिवाइज कर लो फटाक से। 1 के से स्क्वायर से लेकर के 10 तक का स्क्वायर दिया हुआ है, 11 से लेकर के 20 तक का स्क्वायर दिया हुआ है। स्क्रीन को पॉज करके ये पूरा याद कर लेना। और याद रखना स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन थोड़ा अगर आता है तो दैट इज गुड, अगर नहीं आता है तो भी आपको टेंशन नहीं। बस आपको ये याद रखना कि 36 का स्क्वायर रूट 6, 289 का स्क्वायर रूट 17, 169 का स्क्वायर रूट 13। स्क्वायर का उल्टा होता है स्क्वायर रूट, और सेम वैसे ही होता है क्यूब के लिए, सेम वैसे ही होता है किसके लिए, क्यूब के लिए। ये बात याद रखना। देखो सेम क्यूब के लिए, जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, तो क्यूब के भी आपको 10 तक याद रखने ही रखने हैं। अगर आपने ये याद रख लिया तो बस ये चैप्टर आपका कंप्लीट, पूरा स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी आपने अगर देखा होगा पेपर, तो कभी कभार 2 सवाल, 3 सवाल, 4 सवाल भी आए सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। और सर करना क्या है, कुछ नहीं, बस वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। बस एक बात ध्यान रखना है कि किसको पहले करना है और किसको बाद में। उसके लिए ये रूल है, वेरी बदमाश बच्चा इज वेरी बदमाश, VBODMAS। सबसे पहले बार ब्रैकेट, कहीं पर भी अगर बार ब्रैकेट ऊपर ऐसे लाइन लगी हुई है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद बाकी ब्रैकेट्स को, सबसे पहले आपका ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स को। इज दैट क्लियर? उसके बाद करना है ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। बस एक बात याद रखना, ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का भी मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। अंतर क्या है सर? ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का भी मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या अंतर है? बस याद रखना, अगर ऑफ रखा है, लिखा हुआ है, तो डिवीजन से पहले आप ऑफ करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है तो डिवीजन के बाद करोगे। बस अगर ये बात आपको याद हो गई तो चैप्टर 5 भी कंप्लीट ही है। बाकी देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा यही इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, कभी भी साइन का ध्यान रखना। किस चीज का ध्यान रखना? साइन का ध्यान रखना। जैसा अगर कभी इस टाइप से दिया हुआ है, मान लो देखो 2 इंटू 5 प्लस 3, तो ये ब्रैकेट खोलते समय ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर कहीं पर है प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3, तो बाहर प्लस है तो इस ब्रैकेट को ऐसे ही हटा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर है माइनस 2 माइनस 5 प्लस 3, तो याद रखना ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दोनों में, प्लस तो मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आएगा, तो इसलिए डायरेक्ट हटा दो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब माइनस को हटाओगे तो 2 माइनस इंटू 5 माइनस 5 माइनस इंटू 3 माइनस 3 ये आएगा। जब यहां पर आप ब्रैकेट खोलोगे तो याद रखना माइनस अगर बाहर में है तो वो मल्टीप्लाई होगा। वैसे ही जैसे अगर ये 2 है, मान लो 2 प्लस 2 इंटू दिस, तो ये जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 2 6 और 2 प्लस। इज दैट क्लियर? बस ये बात को अगर आप ध्यान रखोगे, और ऑफ को हमेशा डिवीजन से पहले करना है, मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन के बाद, तो चैप्टर आपका कंप्लीट, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कंप्लीट। बस इतना ही है, इसी के ऊपर पूरे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 इज योर अलजेब्रा। अलजेब्रा में सर क्या याद रखना है? बस थोड़ी बहुत चीजें याद रखना कि देखो जो नंबर्स हैं इनको बोलते हैं कांस्टेंट। ये नंबर्स को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और ये जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, एक्स वाई जेड, इनको बोलते हैं वेरिएबल। और इन्हीं के बीच में अगर आप इक्वल टू साइन लगा दो तो आपका बन जाता है अलजेब्रा इक्वेशन। अब आपको क्या बात याद रखनी है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो प्लस माइनस करते समय याद रखना, आप सेम जैसी चीज को ऐड कर सकते हो। एप्पल को एप्पल के साथ ऐड कर सकते हो, एप्पल को मैंगो के साथ नहीं। 2 एप्पल प्लस 3 मैंगो इज 2 एप्पल प्लस 3 मैंगो। प्लस अगर मैं बोलूं 2 एप्पल प्लस 3 एप्पल, 5 एप्पल। एप्पल को एप्पल के साथ ऐड कर सकते हो। वैसे ही याद रखना, अगर 2x प्लस 5x स्क्वायर, सर नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, ऐसे कैसा? बट अगर मैं बोल दूं 2x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, हाँ सर एक जैसे है, तो 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 7x स्क्वायर। 2 एप्पल प्लस 5 एप्पल इक्वल टू 7 एप्पल। याद रखना। तो क्या याद रखना है? प्लस माइनस आप एक जैसे चीज का कर सकते हो। सर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड भी? नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड में जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई में आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं बोल दूं 2x इंटू 3x स्क्वायर, तो बस ये याद रखना कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वेरिएबल वेरिएबल के साथ। तो 3 2 6, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3। ठीक है। डिवीजन बोले तो कुछ नहीं, 3x स्क्वायर अपॉन 2x, तो 3/2, एक x ने एक x को मार दिया तो 1.5x। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई आप अलग अलग चीजों का कर सकते हो, लेकिन याद रखना प्लस माइनस आपको सिर्फ एक ही चीज का करना है। इसके अलावा सर और क्या याद रखना है? इसके अलावा आपको ट्रांसपोज रूल याद रखना है। अलजेब्रा में क्या याद रखना है? ट्रांसपोज रूल। बस
अब फिर उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। इतना जल्दी जल्दी सर चैप्टर कंप्लीट कर दोगे तो कैसे होगा? अरे रिवीजन कर रहे हैं, इतना ही जल्दी करना है बाबू भैया। क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन, इन इक्वेशन जब भी इक्वेशन है इक्वल टू साइन है, जैसे मान लो मैं बोल दूं 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, तो इस 2 को उधर लेके जाना है, तो याद रखना प्लस जब भी उधर जाएगा तो क्या बनेगा? माइनस। अगर माइनस होता उधर आता तो क्या बनता? प्लस। अगर मैं बोल दूं 4x इंटू 2 इज इक्वल टू 10, अब 4x या 4x इज इक्वल टू 10, तो ये 4 यहां मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड में। डिवाइड में होता तो उधर जाके क्या बनता? मल्टीप्लाई में। ये याद रखना है। प्लस है तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस बनेगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड बनेगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई बनेगा। ये ट्रांसपोज रूल याद होने चाहिए। और किसी भी चीज को एक बार में एक चीज को भेजो और स्टेप बाय स्टेप करो, कभी गलती नहीं होगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूं। वर्ड प्रॉब्लम के लिए याद रखना, वर्ड प्रॉब्लम में जब भी आपको बोला ना कि लेंथ इज 4 मोर देन, मतलब ऐड करना है। याद रखना, सुन लो अच्छे से, कान खोल के सुन लो। अगर आपको बोला है लेंथ इज 4 मोर देन विड्थ, मोर देन अगर आ गया तो आपको ऐड करना है। जब भी बोल दिया लेस देन और इस टाइप से कि द लेंथ इज 5 लेस देन ब्रेथ, किसी भी चीज में बोला हो तो आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और जब भी बोला है टाइम्स द एरिया बिकम 5 टाइम्स, 5 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो याद रखना, मोर वर्ड आएगा तो ऐड, लेस वर्ड आएगा तो सब्ट्रैक्ट, और टाइम्स अगर आ गया तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट्स। ठीक है? इतने टाइम्स इंक्रीज हुआ तो मल्टीप्लाई, इतने टाइम्स डिक्रीज हुआ अगर बोल दिया तो डिवाइड। इज दैट क्लियर? तो अगर ये याद रखोगे तो पूरे अलजेब्रा का क्वेश्चंस हो जाएंगे खत्म, अलजेब्रा भी। चलो नेक्स्ट चैप्टर है एवरेज। बहुत सारे सवाल आते हैं एवरेज से भी। याद रखना क्या क्या बातें आपको इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सबसे पहले एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर दिए हैं सबको सम करते हैं, अपॉन कितने नंबर को आपने ऐड किया है उससे डिवाइड कर देते हैं, एवरेज आ जाता है। जैसे आपके क्लास में अगर अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स आए हैं, मैथ्स में आया 100 में से 80 है ना, और इंग्लिश में आए हैं मान लो 100 में से 90, एसएसटी में आया 100 में से 70, तो एवरेज कैसे निकालते हो? तीनों को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 3। 5 सब्जेक्ट है तो पांचों के मार्क्स को ऐड करोगे, डिवाइड बाई 5। वैसे ही एवरेज निकालते हैं, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। रिवीजन चल रहा है, याद रखना। चलो तो फॉर्मूला सिंपल है कि इसमें अच्छा फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो आ जाता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जब भी निकालना होगा तो आप क्या निकालोगे? एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ डिवाइड में है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो सम हमेशा क्या होगा? एवरेज इनटू नंबर। याद रखना, जैसे अगर आपको जनरली बहुत बार काम आता है, जैसे बोल दिया जाए 10 लोगों का एवरेज वेट है 10, 5 मान लो, 10 लोगों का एवरेज वेट है 50। चलो ये ले लो, क्या बोल दिया आपको? 10 लोगों का एवरेज वेट, 10 लोगों का, 10 बॉयज का एवरेज वेट है 50। कोई छोटे क्लास के बच्चों का होगा। आपको क्या बोल दिया? 10 बॉयज का एवरेज वेट है 50। एक बच्चे का और वेट ऐड हुआ, एक बच्चे का और वेट ऐड हुआ, और उस बच्चे का वेट था 60, तो बताओ नया एवरेज क्या होगा? तो ये 10 बॉयज का एवरेज कितना था? 50। तो इन 10 बॉयज का पूरा सम चाहिए ना अपन को कि 10 बॉयज का वेट का सम कितना होगा। उनका एवरेज है 50, 10 बॉयज का एवरेज वेट कितना है? 50। तो उनका इंडिविजुअल का सम कैसे निकालेंगे? तो सम क्या हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर 500। मतलब 10 बच्चों का वजन को ऐड करोगे तो कितना आ रहा था? 500। अब एक बच्चा और आ गया, उसका वजन कितना है? 60, तो 560 वजन हो गया। कितने लोगों का? 11 लोगों का। तो ये हो जाएगा आपका नया एवरेज। ठीक है? तो इस टाइप से काम आता है, बहुत जगह काम आता है। सम इज इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। एवरेज को आप नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा सम। ये बात याद रखना। ठीक है? स्पेशल केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना, याद रखना। इंपॉर्टेंट केसेस जब भी लगातार नंबर हो या फिर ऐसे नंबर हो, सीक्वेंस में नंबर हो, यूनिफॉर्म नंबर हो, जैसे देखो 2 3 4 5 6 7 8 लगातार, या फिर 5 प्लस 3 8 8 प्लस 3 11 11 प्लस 3 14 14 प्लस 3 17 17 प्लस 3 20, जब यूनिफॉर्म नंबर हो तो इतनी मेहनत मत करना सबको ऐड अपॉन नंबर ऑफ डेटाज। नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट पहला प्लस आखिरी बाई 2, 20 प्लस 5 25 बाई 2, 12.5 एवरेज निकाल के देख लो, डायरेक्ट डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। ठीक है? डायरेक्ट 8 प्लस 2 10, 10 बाई 2 5, डायरेक्ट एवरेज आ जाएगा। तो जब भी यूनिफॉर्म हो या सीक्वेंस में हो, याद रखना सिर्फ पहले और आखिरी को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, डायरेक्ट एवरेज आएगा, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूले याद रखना। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे आएगा? n प्लस 1 बाई 2। सिंपल, n प्लस 1 बाई 2। पहले n इवन नंबर्स का एवरेज क्या आएगा? n प्लस 1। पहले n ऑड नंबर्स का एवरेज क्या आएगा? n।
ये फॉर्मुलेज याद रखना, ठीक है। ये इसलिए रिवीजन की टाइम यहाँ पर दे रहा हूं आपको, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लो सारे फॉर्मुले, कोई से भी अगर भूल गए हो तो। चलो एक और चीज है ध्यान से याद रखना, अगर मैं बोल दूं कि 5 बच्चे हैं, इनके एवरेज मार्क्स आए हैं 400 और 3 बच्चे और हैं, इनके एवरेज मार्क्स आए हैं 450, तो बताओ आठों के मिला के कितना एवरेज आएगा। इस टाइप का सवाल आता है कि इन 5 बच्चों का एवरेज मार्क्स है 400, इन 3 बच्चों का एवरेज मार्क्स है 450, बताओ सबका मिला के एवरेज कितना होगा। तो सिंपल, इनका टोटल सम कितना हो जाएगा 5 इंटू 400, 5 इंटू 400। इनका टोटल सम कैसे निकालोगे, एवरेज इंटू नंबर, ऐसे निकालेंगे ना। तो अब दोनों का मिला के पूरे आठों का निकालना है, तो आठों का सम निकालना है, तो आठों का सम क्या हो जाएगा 400 इंटू 5 प्लस 450 इंटू 3 अपॉन, अब टोटल कितने नंबर हो गए 5 और 3 8। तो उसी चीज को एज अ फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है, एवरेज 1 इंटू नंबर 1 प्लस एवरेज 2 इंटू नंबर 2 अपॉन नंबर 1 प्लस नंबर डायरेक्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो या लॉजिक भी लगा सकते हो, बट इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं, इसलिए इस टाइप का फॉर्मूला यहां पर अलग से मैंने लिख करके दे दिया, ठीक है। चलो तो 4 मिनट में मात्र आपका हो गया पूरा एवरेज रिवीजन, सारे फॉर्मूले जो रिवाइज करने थे खत्म। चलो नेक्स्ट चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बहुत बार पूछता है सिंपल सवाल एकदम कि 5 किलो और 450 ग्राम का रेशियो बताओ, बस इतना सिंपल सवाल कई बार पूछा है। तो आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि भैया यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे आपको बोल दिया 2 किलो और 450 ग्राम का रेशियो बताओ, तो भैया यूनिट सेम है क्या, नहीं है सेम, ये किलोग्राम और वो ग्राम, तो कन्वर्ट करो, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करोगे 2000 ग्राम। अब जब सेम हो गया तो बस डिवाइड कर दो और कुछ नहीं, बस डिवाइड कर दो, एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, ठीक है। फिर 5 9 टाइम्स, 5 4 टाइम्स 0 0, और कोई कॉमन फैक्टर है, और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 9 का कॉमन फैक्टर है 3 और वो 3 से नहीं जाएगा, तो 40:9 आ गया, सिंपल। तो रेशियो सिंपल निकालना है बस डिवाइड करके और कुछ भी नहीं, है ना। ये रेशियो आपने डेसिमल में नहीं लिखा, जब फ्रैक्शन को आप ऐसे डॉट डॉट करके लिखते हो तो अपन उसको बोल देते हैं रेशियो, क्या बोल देते हैं रेशियो। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको आ गया रेशियो निकालने के लिए, तो आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, यूनिट का। किसका ध्यान रखना है, यूनिट का। यूनिट सेम करो, डिवाइड कर दो जब तक कट रहा है, फिर जब नहीं कटेगा तो वो आपका आ गया रेशियो 40:9। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया, बस ये बात याद रखना, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म का बोलता है, जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 40/9 बराबर है किसके 200/45 के, दोनों फ्रैक्शन बराबर है, लेकिन क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं। अब कुछ कुछ कट रहा है, जब सब चीज कट जाएगा तो जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। याद रखना, जब भी आपको बोला है कि रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो जो कट रहा है उसको काट दिए, फिर जो बचा उसको बोल दिया सिंपलेस्ट फॉर्म। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, रेशियो इक्वल, बस याद कर लो, ये वर्ड याद कर लो, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो इक्वल, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो इक्वल, बस दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब देखो जैसे अगर कहीं पर लिखा हुआ है A:B इज इक्वल टू C:D, इसका मतलब क्या है, A/B किसके बराबर है, C/D के, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, A × D किसके बराबर हो जाएगा, C × B। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज याद रखने की जरूरत है, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो इक्वल, प्रोपोर्शन मतलब रेशियो इक्वल, बस आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां आ गया आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसके साथ चैप्टर भी खत्म, बस इतना छोटा छोटा चैप्टर है। सबसे पहले याद रखना, AISSE में पूछता है इसलिए बता रहा हूं, रिवीजन कर लो अभी एग्जाम से पहले, परसों एग्जाम है आप लोगों की, है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन, जब भी बोले 3 नंबर का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ, मतलब एक ऐसा नंबर जिससे ये दोनों रेशियो और ये दोनों रेशियो बराबर हो जाए, बस ये याद रखना है। फोर्थ प्रोपोर्शन होता क्या है, निकालना तो एकदम आसान है, आपको मालूम है 2/5 इज इक्वल टू 3/D, तो D की वैल्यू आ गई 5 3 15/2, खत्म, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब 3 नंबर दिया होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा होगा, तो क्या करना है, चौथा एक और नंबर ले लिए, पहले दोनों का रेशियो बाद के दोनों का रेशियो बराबर कर दिए, काम क्लियर। जब भी बोलेगा आपको थर्ड प्रोपोर्शन, तो 2 नंबर दिया रहेगा, थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। अब यहां पर याद रखना, जब भी आपको थर्ड प्रोपोर्शन बताना है तो आप ये याद रखना 2/5, अब यहां 2 नंबर तो नहीं है, तो 5/C के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर, 2/5 इज इक्वल टू 5/C, तो C की वैल्यू आ जाएगी 2C की वैल्यू 5 5 25/2, याद हो गया, इजी। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आया,
पहले दूसरे का और दूसरे तीसरे का रेशियो बराबर। फोर्थ प्रोपोर्शन जब निकालने बोलेगा, पहले दूसरे का तीसरे चौथे का रेशियो बराबर। बस ये याद रखना है, रिवाइज करना है, याद तो आप कर रखे हो सब चीज, है ना। अच्छा, नेक्स्ट, जब भी मीन प्रोपोर्शन बोलेगा कुछ मत करना, मल्टीप्लाई करके अंडर रूट कर देना। जैसे मान लो अगर आपको बोलते हैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन 5 2 10, अंडर रूट 10, खत्म, सिंपल, क्लियर। क्या करना है, मीन प्रोपोर्शन मतलब अंडर रूट ए इंटू बी। किसी भी दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन बोलेगा तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में डाल दो, खत्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और आती है यहां पर, जिसके ऊपर कई सारे सवाल आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, डिवीजन। जैसे मान लो 16 लाख रुपए को 3 में डिवाइड करना है, ए बी सी में, और वो तीनों रेशियो कितना हुआ है आपका, वो तीनों रेशियो दिया हुआ है 1:2:5। कितना दिया हुआ है, 1:2:5। इतना मतलब इसको जिसका एक हिस्सा मिलेगा इसको उसका डबल और इसको उसका 5 हिस्सा मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर, 1:2:5। तो आपको बोल दिया बताओ सी को कितना मिलेगा, तो आसान है एकदम, सी का रेशियो कितना है 5, कितने में से 5 6 7 8, टोटल टोटल हिस्से कितने हैं 8, 8 में से इसको कितना हिस्सा मिलना है 5, कितने का 16 लाख का। इजी है, कैसे निकालना है फ्रैक्शन याद आ रहा है, रिवीजन हो रहा है। बी को कितना मिलेगा, बी का रेशियो कितना है 2, कितने में से 8 में से, इंटू 16 लाख। ए को कितना मिलेगा, एक हिस्सा, कितने में से 8 हिस्से में से, तो 1/8 हिस्सा मिलेगा, टोटल कितना रुपए में से 16 लाख में से। बस फ्रैक्शन, अगर आपको कोई मनी को बोल दिया किसी रेशियो में डिवाइड करना है, या किसी चॉकलेट्स को या किसी भी चीज को किसी रेशियो में डिवाइड करना है, तो बस सिंपल है ना। पहले रेशियो मान लो बोल दिया आपको A:B, तो ए वाले को कितना मिलेगा, A/A+B इंटू टोटल जो डिवाइड करना है, दैट्स इट। बस पूरे रेशियो प्रोपोर्शन में, इससे ज्यादा कुछ भी आपको याद नहीं रखना है आपके AISSE एग्जाम के लिए। चलो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिटरी मेथड। इसमें बस क्या याद रखना है, यूनिटरी मेथड मतलब पहले एक का प्राइस निकालेंगे फिर जितने का निकालना है। जैसे अगर आपको बोल दिया कि 1 दर्जन केले हैं आपके 60 रुपए के, कितने के 60 रुपए के, मतलब क्या हुआ भैया 12 केले 60 रुपए के, तो एक केला कितने का 60/12, 5 रुपए का एक केला। अब अगर आपको बोल देगा बताओ भैया 20 केले कितने के, तो एक केला 5 का, तो 20 केले कितने के 100 के। तो कोई भी चीज निकालने के लिए आपने पहले एक का रेट निकाला और फिर आपको जितने का निकालना है आपने निकाला, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अब इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे किसी भी वस्तु के नंबर को बढ़ाओगे, किसी भी चीज के क्वांटिटी को बढ़ाओगे तो पैसा बढ़ेगा उसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब एक को बढ़ाने से दूसरा बढ़े तो उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब एक को बढ़ाने में दूसरा घटे तो उसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, जैसे 4 पेन अगर 40 रुपए के हैं तो 5 पेन 50 रुपए के, बढ़ेगा ना, नंबर ऑफ पेन बढ़ाओगे तो पैसा भी बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कोई कार्य 4 लोग मिलके एक दिन में कर रहे हैं तो 10 लोग मिलके एक दिन से भी कम लगेगा, तो लोग बढ़ेंगे तो समय कम लगेगा, तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो आपको बस एक बात याद रखनी है जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, उसके बाद सब कुछ आपको भूल जाना। सबसे पहले देखना डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली, एक चीज बढ़ाने में दूसरा बढ़ रहा है कि एक चीज बढ़ाने में दूसरा घट रहा है। मान लो आपको बोल दिया कि ये 20 चीज 5 के करस्पॉन्डिंग है, मान लो ये 20 चीज 5 रुपए की है, तो बताओ 25 चीज कितने की आएगी, ऐसे एक्स मान लो उसको, जो भी चीज नहीं मालूम है उसको एक्स मान लो। तो ये 4 क्वांटिटी हो गई आपके पास, ये इतने की, ये इतने की, या जो भी क्वांटिटी दिया है, इसके लिए ये, इसके लिए ये। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बस दोनों को डिवाइड करके इक्वल कर दो, बस। एक निकाल के यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत ही नहीं कि पहले एक का निकाले एक का निकाल के किए, डायरेक्ट। अगर आपको बोल दिया मान लो कि भैया 20 चॉकलेट 5 रुपए की है, तो बताओ 25 चॉकलेट कितने की होगी, एक्स मान लिया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू कर दिए। सर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता तो 20 लोग मिलके 5 दिन में काम कर रहे हैं, तो बताओ 25 लोग मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो कुछ नहीं, दोनों को डिवाइड करो और इक्वल टू करने से पहले रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल मतलब 20/25 इज इक्वल टू x/5। 5 5 जा 5 4 जा, 4 दिन लगेगा। अगर 20 आदमी 5 दिन में काम कर रहे हैं तो 25 आदमी कितने दिन में काम करेंगे, 25 आदमी 4 दिन में वो काम कर देंगे। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू कर दो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो एक को उल्टा करके इक्वल कर दो, काम खत्म। इतने से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा यूनिटरी मेथड का। सर बाकी क्या याद रखना है, एक बात और याद रखना आप, ठीक है एक बात और याद रखना आप लोग सबको, क्या बात याद रखना है सर, वर्क एंड टाइम का
जब भी वर्क लेना होगा तो पूरे वर्क को आप हमेशा 1 यूनिट कंसिडर करोगे। टोटल वर्क कितना है 1, टोटल वर्क कितना है 1। तो अगर जैसे बोल दिया कि एक आदमी ए है, वो 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो पूरा काम कितना है 1, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/10। बी है, वो 15 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/15, ऐसे निकाला जाएगा। तो टोटल वर्क को हम हमेशा क्या लेते हैं 1, टोटल वर्क को हमेशा क्या लेंगे 1, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला आप डायरेक्ट कर सकते हो, बस उसके अलावा कुछ नहीं। उसके अलावा आपको बस एक फॉर्मूला और याद रखना है, उसके बाद ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। क्या याद रखना है, देखो आपको क्या बोला कि अलग अलग XYZ पर डेज में कर रहा है। मान लो ए है वो X दिन में काम कर रहा है, बी है वो Y दिन में काम कर रहा है, अकेले अकेले। अगर एक आदमी ए को बोल दे, है ना, ए को अगर मैं बोलूं कि भैया ये पूरा काम करना है, वो 10 दिन लगाया, बी को बोला वो 15 दिन लगाया, बताओ दोनों मिल के करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला x इंटू वाई 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15 25, डायरेक्ट आंसर। तो ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद होने चाहिए, जब 2 लोगों का दिया हो 3 लोगों का दिया हो, डायरेक्ट याद रखना, बहुत समय बच जाएगा, बहुत। इज दैट क्लियर? तो ये 2 फॉर्मूले अगर आप याद रखोगे तो आपका बहुत समय बच जाएगा। बाकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बस पहचानना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली होगा तो एक को उल्टा करके इक्वल टू कर देना, डायरेक्टली होगा तो दोनों को डिवाइड करके इक्वल टू कर देना, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है यूनिटरी मेथड पे। चलो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं याद रखने की, ध्यान से सुनना, फटाफट रिवाइज, है ना, याद करते जाना, एग्जाम है, एग्जाम से पहले के लिए। सबसे मेन फॉर्मूला तो यही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ये याद है। इसी फॉर्मूला के ऊपर मैक्सिमम चीज होती है। चलो अब बाकी चीजें जो याद रखनी है, यूनिट, जब बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट का ध्यान रखना। स्पीड अगर किलोमीटर पर आवर में है तो डिस्टेंस को किलोमीटर में रखना पड़ेगा और टाइम को आवर में। बट अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड है तो डिस्टेंस को मीटर में रखना पड़ेगा और टाइम को सेकेंड में। याद रहेगा, ये यूनिट का खासम खास ध्यान रखना है। पूरे मैथ्स में यूनिट का खासम खास ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब इधर देखो, जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो 5/18 से। किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मान लो 1200 किलोमीटर पर आवर, आपको बोला है बताओ कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 5/18 बस। और जब भी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18/5, काम खत्म, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम को बोलते हैं एवरेज स्पीड। अब ये 2 फॉर्मूले डायरेक्ट क्यों बता रहा हूं याद करने के लिए, कई बार सवाल आया है, ठीक है। कैसे क्या याद रखना है, देखो ध्यान से, इधर यहां ध्यान से सुनो, मैं जो बता रहा हूं इधर इधर। अगर आपको बोल दे इक्वल डिस्टेंस, पहला आधा दूरी, मान लो यहां से मेरे को कहीं जाना है 40 किलोमीटर, पहली आधी दूरी ट्रेवल किया 20 मीटर पर सेकेंड से, बची हुई आधी दूरी ट्रेवल किया 30 मीटर पर सेकेंड से, बताओ एवरेज स्पीड कितना। इस टाइप से कई बार सवाल आता है, तो लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। क्या याद रखना, डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों, डायरेक्ट। अगर एक स्पीड दिया है x और एक स्पीड दिया हुआ है y, बराबर बराबर दूरी के लिए, तो एवरेज हो जाएगी 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड अपॉन दोनों का सम 30 + 20 50, डायरेक्ट आंसर आएगा, डायरेक्ट। 5 4 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, अच्छा ये कट गया ना, 24 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट। अगर पहली आधी दूरी आपने 20 से चली, आधी बाकी बची हुई आधी दूरी 30 से चली, तो टोटल एवरेज आपका आ जाएगा 24, डायरेक्ट फॉर्मूला में फॉर्मूला लगाया 2xy अपॉन x प्लस y। लेकिन अगर आपको बोले पहला आधा टाइम, स्टार्टिंग के 1 घंटे गाड़ी की रफ्तार थी 10 और फिर 1 घंटे गाड़ी की रफ्तार थी 20, तो बताओ एवरेज स्पीड कितना। तो सिंपल x + y/2 10 + 20, पहले 1 घंटे की स्पीड थी 10, फिर 1 घंटे की स्पीड थी 20, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 10 + 20 30/2 = 15, एवरेज आ गई 15। इज दैट क्लियर? तो ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट याद रखना। अब 2 टाइप के हैं, एक रिलेटिव स्पीड वाला, एक बोट वाला और एक ट्रेन वाला। तीनों में क्या क्या बात याद रखनी है। ट्रेन में जब भी बोले ना कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करी, जब भी आपको क्या बोल दे कि एक ट्रेन मान लो दूसरी ट्रेन को क्रॉस करी, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रेन 1 की लेंथ प्लस ट्रेन 2 की लेंथ, बस। अरे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में डिस्टेंस ही देखना है यहां पर ट्रेन प्रॉब्लम में। अच्छा, जब भी आपको बोले कि एक ट्रेन एक पोल को क्रॉस करी, ट्रेन एक पोल को क्रॉस करी, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही डिस्टेंस होगा। मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, जब भी एक ट्रेन, बस, कोई भी चीज एक पोल को क्रॉस करेगी या एक पेड़ को क्रॉस करेगी, तो जो ट्रेन की लेंथ है वही डिस्टेंस लेनी है।
बट जब भी एक ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को क्रॉस करी या एक ट्रेन दूसरे ब्रिज को क्रॉस करी, है ना, तब जो टोटल लेंथ होगी वो दोनों की लेंथ का सम होगा। बस याद रहेगा ये पक्का। चलो रिलेटिव स्पीड में आते हैं। अगर कोई दो गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही है, मान लो ये आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ये आ रही है 3 मीटर पर सेकंड से, तो टोटल स्पीड क्या लिखोगे? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में टोटल स्पीड क्या लिखोगे? 3 + 2 5। जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। और अगर सेम डायरेक्शन में एक जा रहा है उधर 3 से और एक और जा रहा है 2 से, तो इनका नेट स्पीड कितना हो जाएगा? 3 - 2 1। जब सेम डायरेक्शन में दो चीज चल रही है तो टोटल स्पीड कैसे लिखोगे? माइनस करके। जब एक दूसरे के तरफ आ रही है तो टोटल स्पीड कैसे लिखोगे? ऐड करके। बस याद रहेगा। रिवाइज होते जा रहा है सब कुछ। चलो एक आखिरी चीज और रिवाइज करो, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इतना छोटा छोटा है ना। याद रखना, जब भी आपको बोले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब ऐसे पानी के साथ, पानी के बहाव के साथ आप जा रहे हो तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। पानी के अपोजिट जाओगे तो उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। तो जब आप नीचे जा रहे हो तो स्पीड ऐड हो जाएगी। याद रखना, आपकी स्पीड प्लस पानी की स्पीड। जब आप ऊपर जा रहे हो तो आपकी स्पीड माइनस पानी की स्पीड। बस याद रखना है नेट स्पीड क्या होगी। ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम जब भी आएंगे याद रखना, नीचे जा रहे हो रफ्तार बढ़ जाएगी। आप खुद सोचो ना, कॉमन सेंस। जब नीचे जा रहे हो तो धुड़ तेज से जाओगे, और उल्टा जा रहे हो ऊपर तो धीरे धीरे जाओगे, है ना। तो ऊपर जाओगे तो रफ्तार माइनस हो जाएगी, नीचे जाओगे तो रफ्तार ऐड हो जाएगी। बस ये जितनी बातें मैंने आपको बताई अगर वो याद है तो चैप्टर खत्म, पूरा रिवीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे चले। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11 परसेंटेज। बस यही जो दिख रहा है यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्या है? सबसे पहले अगर फ्रैक्शन है तो परसेंटेज निकालना, परसेंटेज है तो फ्रैक्शन निकालना। कैसे करेंगे? जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि मेरे 400 नंबर है 500 में से, तो पहले फ्रैक्शन निकालोगे। 400 नंबर है कितने में से? 500 में से। बताओ परसेंटेज कितना? तो फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन में सिर्फ 100 मल्टीप्लाई कर दो। फ्रैक्शन से परसेंटेज, फ्रैक्शन से परसेंटेज के लिए क्या कर दो? मल्टीप्लाई बाई 100। बस 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, 5 2 10, 80%। कितने आए? 80%। फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो सर उल्टा, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? डिवाइड बाई 100। अगर मैं कहीं पे बोलते 20%, बताओ कितना फ्रैक्शन? तो 20/100। 1 0 1 0 कट गया, 2 1 2 5 1/5। तो अगर परसेंटेज 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कितना? 1/5। और ये तो रटा हुआ, इतना तो रटा ही हुआ होना चाहिए बच्चों एकदम, है ना। चलो इसके अलावा सर क्या याद होना चाहिए? किसी चीज का परसेंटेज निकालना। ठीक है, और परसेंटेज हम लोग हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से लेते हैं, ये बात याद रखना। जब भी कोई चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो देखो मैं बता रहा हूं कैसे। देखो याद रखना, सबसे पहले तो मान लो मैं बोलूं 1200 रुपए है, 1200 का 30% निकालना है, किसी का भी कोई परसेंट निकालना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड बाई 100। बस बस, हाँ बस, किसी भी चीज का कोई भी परसेंट निकालना है, जैसे मान लो 1200 का 30% निकालना है तो इंटू 30/100। बस 360। 1200 का 30% 360। इतना सिंपल। किसी भी चीज का कोई भी परसेंट निकालना हो, दोनों को मल्टीप्लाई करो डिवाइड बाई 100। दैट्स इट। ठीक है, अब मान लो कोई चीज का प्राइस बढ़ गया, कोई चीज का प्राइस बढ़ गया, चावल 30 से 32 रुपए हो गया। चावल 30 रुपए से कितना हो गया? 32 रुपए। तो बताओ कितना परसेंट बढ़ा? कितना परसेंट बढ़ा? बढ़ा तो बढ़ा कितना? 2 रुपए बढ़ा। कितने में से? 30 में से। हमेशा ओरिजिनल लेते हैं, ये बात याद रखना। हमेशा क्या लेते हैं? ओरिजिनल। कि कितने में से बढ़ा? तो 2 रुपए बढ़ा 30 में से इंटू 100। जैसे फ्रैक्शन आया मल्टीप्लाई बाई 100। सेम ऐसे घटेगा भी तो, घटा कितने में घटा, उससे डिवाइड करके इंटू। और कुछ फ्रैक्शन है जो हमेशा याद रखना, 1/2 आधा, आधा मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%, 3/4 मतलब 75%, 75, 1/5 मतलब 20%, 1/10 मतलब 10%, 1/20 मतलब 5%। ये याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। बाकी ये पूरा पीडीएफ कहां मिलेगा बाद में बताऊंगा। इज दैट क्लियर? चलो चलो तो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। बहुत आसान है सर, ये तो हमको मालूम है। प्रॉफिट और लॉस, फायदा और नुकसान। अगर कोई चीज कम में खरीदी, ज्यादा में बेची तो प्रॉफिट, ज्यादा में खरीदी कम में बेची तो लॉस, नुकसान। पता है अपन को सर कैसे निकालते हैं प्रॉफिट? माइनस करना है सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस को, बस।
परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। सर लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये याद रखना हमेशा, चाहे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो चाहे लॉस परसेंट निकालना हो, ओरिजिनल लेते हैं। अभी देखा था ना अपन ने परसेंटेज में, ओरिजिनल। ओरिजिनल क्या था? कॉस्ट प्राइस। खरीदा कितने में, उसके रेस्पेक्ट पे ही निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंट। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये हो गया आपका। अब कुछ बातें हमेशा याद रखना। हाँ, ये तो हो गया, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे? कॉस्ट प्राइस। अब ये फॉर्मूला भाई साहब क्या फॉर्मूला है? देखो, इस फॉर्मूले को थोड़ा सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। मान लो आपको बोल दिया गया कि कोई चीज है वो खरीदी गई है, मान लो 1200 रुपए की। कितने की खरीदी हुई है? 1200 की। और इसमें 20% का प्रॉफिट के साथ बेचा, तो बताओ कितने में बेचा? तो एक मेथड तो है कि इसका 20% निकालो और ऐड करो। या दूसरा मेथड है, अगर मैं इसको 100% में बेच देता, मतलब इतने में बेचता, मैंने 20% के फायदे में बेचा, मतलब कितने में बेचा? 120% में। तो इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो इंटू 120/100। किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना सिखाया ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 100। तो जब भी प्रॉफिट बोला है तो ऐड कर दो 100 में, और जब भी लॉस बोला है तो 100 में माइनस कर दो। देखो वही, प्रॉफिट है तो 100 में प्लस, लॉस है तो 100 में माइनस। बस कोई भी चीज तो डायरेक्ट रिश्ता आ जाएगा, डायरेक्ट रिश्ता आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट रिश्ता। देखो यहां पर मैं मिटा करके फिर से लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। देखो, अगर कॉस्ट प्राइस है सीपी, इसमें आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे 100 प्लस, अगर प्रॉफिट हुआ है तो माइनस, अगर लॉस हुआ है तो अपॉन 100। यही तो किए, जो परसेंटेज निकालना है सीपी इंटू वो परसेंटेज बटे 100, और यही आपको डायरेक्ट क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो ये रिश्ता, बस प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, यही दो फॉर्मूला अलग अलग लिखा हुआ है। डायरेक्ट आपका बहुत ज्यादा समय बचेगा। इसको कैसे यूज करना है पूरा भी कराया मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। अभी आपका क्या बोलते हैं, गेस्ट पेपर आएगा, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, उसमें भी रहेगा, सब चीज में रहेगा, है ना। चलो, अलग से इसको मैं नोट्स बनाने नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको मिल जाएगा, आप पीडीएफ इसको प्रिंट आउट करके रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन में, ये तो हो गया। चलो, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तीन ही चीज है, जितना पैसा लिया पी, किस रेट से लिया आर, कितना समय के लिए लिया टी। बस फॉर्मूला क्या है? पी इंटू टी इंटू आर बटे 100। अरे एकदम सिंपल, इंटरेस्ट इज सिंपल। याद है फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? पी इंटू टी इंटू आर बटे 100। सर बता दो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है एग्जाम से पहले, क्या बात ध्यान रखनी है? अगर समय आपको महीने में दिया है तो रेट भी आप किस में डालोगे? महीने में। या उल्टा बोल लो, अगर रेट आपको दिया है 3% महीना पर मंथ, है ना, तो टाइम आप किसमें रखोगे? मंथ। अगर रेट दिया है पर एनम, 20% पर एनम, एनम मतलब ईयर, तो टाइम आप किसमें रखोगे? ईयर। पहली बात जो आपको याद रखनी है, यूनिट आर और टी की। ठीक है, फिर आता है फाइनल अमाउंट। ठीक है, किसी से मैंने पैसे लिए 10 साल के लिए, अब मैं जब उसको वापस करूंगा तो जितने लिए उतने ही थोड़ी करूंगा, उससे ज्यादा करूंगा, इंटरेस्ट भी तो करूंगा। तो जो पैसे लिए थे वो प्लस इंटरेस्ट मिला करके बनेगा फाइनल अमाउंट, जो मैं किसी को वापस करूंगा। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं है, बस यही है। हाँ, एक बात और ध्यान रखनी है, वो मैं आपको बता देता हूं। याद रखना, जब भी आपको बोलेगा कि पैसा 10 साल में या 5 साल में, कितने भी साल में डबल हो गया, कितना हो गया? डबल। मतलब पैसा पी से कितना हो गया? 2p। तो याद रखना इंटरेस्ट भी कितना है? p। तो पैसा था p, इंटरेस्ट भी p, तब तो मिला के कितना बना? 2p। रट लो, अगर क्वेश्चन में आ गया कि पैसा डबल हो गया, तो तुरंत याद रखना कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? सेम। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? सेम। और अगर आपको बोल दिया कि पैसा ट्रिपल हो गया, पैसा ट्रिपल हो गया किसी क्वेश्चन में जो आने की प्रोबेबिलिटी है, तो याद रखना पैसा ट्रिपल हो गया मतलब इंटरेस्ट जो होगा वो प्रिंसिपल का डबल होगा। याद रखना, रट लो इस बात को बस। और टाइम का कन्वर्जन तो मालूम है आपको, 12 महीने मिल करके क्या बनता है? 1 साल। ठीक है, तो जब भी मंथ से ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 12, और डेज से ईयर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 365। खत्म, बस। चलो नेक्स्ट चैप्टर है ज्योमेट्री। इससे अभी भी क्वेश्चन आना चालू हुए हैं, पहले नहीं आते थे, अभी 2024-25 से आना चालू हुए हैं। चलो सबसे पहले पॉइंट क्या है? ये भैया पॉइंट जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, लाइन, इनफाइनाइट लाइन को, मतलब कहीं से चालू हुई है ऐसे इनफाइनाइट तक गई है तो उसको इनफाइनाइट लाइन बोलेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन का टुकड़ा जिसके एंड पॉइंट्स हो ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी, 2 पॉइंट,
लाइन सेगमेंट है ना, खत्म हो रहे हैं तो जहां पर, ठीक है। एंगल्स की बात करते हैं, अब देखो ये इतना काम काम का नहीं तो ये काम का है। एक्यूट एंगल 90 से कम वाले, 90 से कम वाले को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली 90 को क्या बोलते हैं, राइट एंगल। और ये याद रखना, अगर ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल। इज दैट क्लियर। और ये 90 से जो ज्यादा है उसको बोलते हैं एब्ट्यूस एंगल, और जो 180 से भी ज्यादा है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये बातें याद रखना, ठीक है। राइट एंगल, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। 180 से भी जो ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अरे यही था, फटाक से आगे। स्पेशल एंगल, स्पेशल एंगल याद रखना, बहुत सा बार आता है इसके ऊपर। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जिनका सम हो 90। दो एंगल जैसे 30 और 60, उन दोनों का सम कितना है, 90, तो वो एक दूसरे के क्या हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल जिनका सम होता है 180। अब सर कैसे याद रखें, कौन सा 90 कौन सा 180, डायरेक्ट एबीसी, पहले आता है सी, बाद में आता है एस। एबीसीडी में पहले सी आता है ना, तो छोटा वाला और एस बड़ा वाला, 90 और 180, ठीक है क्या। उसके बाद क्या है, ट्रायंगल्स और क्वाड्रिलेटरल्स। याद रखना, ट्रायंगल्स तीन साइडेड फिगर, तीन साइडेड ज्वाइंट फिगर जो भी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। थ्री साइडेड ज्वाइंट फिगर को बोलते हैं अपन ट्रायंगल। उसके तीन साइड्स होते हैं, तीन वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब ये कोने, ये देखो कोने, ये वर्टेक्स कितने होते हैं, तीन, ठीक है। और एंगल भी कितने होते हैं, तीन। और ये तीनों एंगल का सम हमेशा होगा 180 डिग्री। याद रखना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये एकदम याद रखना, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये खाली वैलिड है, किसके लिए, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो सबसे बड़ा साइड है वो हाइपोटेनियस, बाकी दोनों में से किसी को भी एक को परपेंडिकुलर बोल दो, एक को बेस। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर होगा बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, याद रखना, ठीक है। चलो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का साइड यहां पर लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूं, चार साइडेड कैसा भी फिगर हो, फोर साइडेड, चाहे वो ऐसे स्क्वायर जैसे दिखे, रेक्टेंगल जैसे दिखे, है ना, या पैरेललोग्राम जैसे दिखे, कैसा भी दिखे, ये सारे के सारे क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। क्या बात याद रखनी है, चार साइड्स होते हैं, चार वर्टेक्स होते हैं, चार एंगल्स होते हैं, और चारों एंगल का सम हमेशा होता है 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। याद रखना इस बात को, ठीक है। चलो नेक्स्ट है सर्कल्स। सर्कल्स गोल जिसकी सबकी दूरी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी हो, जिसको अपन बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो सर्कल, हर वो पॉइंट जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर हो उसको बोलते हैं सर्कल। सर्कल में एक बीच में सेंटर होता है, और उस सेंटर से सर्कल की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इसमें याद रखना, और डायमीटर, रेडियस का डबल, रेडियस का डबल को बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस। याद रहेगा ये सारी बातें, ये बातें याद रहेंगी। सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है। याद रहेगा ये सारी चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं, है ना। नोट, हमेशा यूनिट्स का ध्यान रखना, यूनिट्स को कन्वर्ट करना, है ना, कैलकुलेशन से पहले। कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हो यूनिट का खास ध्यान रखना। दैट्स इट। जल्दी से नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट एंड मैट्रिक सिस्टम। मेजरमेंट एंड मैट्रिक सिस्टम। टाइम मेजर करते हो किसमें, सेकंड्स में, आवर्स में, मिनट में, तो उसका कन्वर्जन होना चाहिए। लंबाई नापते हो, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, अरे नापते हो ना, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, तो वो कन्वर्जन कैसे होगा ये मैं आपको भी आज को यहाँ पर बताऊंगा। वजन नापते हो, किलोग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, है ना, हेक्टोग्राम, तो कैसे कन्वर्जन होगा। तो बस ये गाना याद रखना जो मैंने अभी गाया, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है, याद रहेगा। देखो मेरे साथ फिर से गाओ, एक बार मेरे साथ फिर से गाओ, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। क्या कहा है, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ठीक है। मिली, सेंटी, डेसी नॉर्मल यूनिट, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इज दैट क्लियर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। चलो अब देखो यहां पर ये बात ध्यान रखना, अब जैसे ये तो मीटर के लिए है, मीटर की जगह ग्राम हुआ, तो मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, ठीक है। डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, केजी, ये आ गया केजी। केजी आपका सुना हुआ है और नॉर्मल ग्राम सुना हुआ है, बाकी आपने नहीं, और मिलीग्राम सुना हुआ है।
ये तीन आपका सुना हुआ है, बाकी नहीं सुना हुआ है, तो इसीलिए ये गाना याद रखना तो आसान हो जाएगा। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, याद हो गया गाना। चलो अब एक बात और याद रखो, इन सब में 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10। कितने का अंतर है? 10। मतलब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं? 10। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं? 100। 10 और 10, 100। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1, 2, 3, 1000। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। तो अब देखो, किसी में भी कन्वर्जन करना हो बहुत आसान हो गया, बस गाना याद होना चाहिए। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। बस गाना याद रखो, और ये याद रखो इन सब के बीच में कितने कितने का अंतर है? 10-10 का। ये यूनिट सबसे बड़ी है और ये यूनिट सबसे छोटी। मिली छोटी, किलो बड़ी, है ना? याद रखना बस। ये सबसे छोटी यूनिट है और ये सबसे बड़ी यूनिट है। किलो सबसे बड़ी यूनिट है। याद रहेगा बच्चों ये बात, है ना? अगर ये आपको याद है तो आप तुरंत हो जाएगा। मिली, सेंटी, डेसी नॉर्मल यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। इज दैट क्लियर? और टाइम का कन्वर्जन तो आपको मालूम है, 60 सेकंड मिलके बनता है 1 मिनट, 60 मिनट मिलके बनता है 1 घंटा, और 24 घंटा मिलके बनता है 1 दिन, और टोटल 365 दिन मिलके बनता है एक ऑर्डिनरी ईयर, और 366 डेज मिलके बनता है एक लीप ईयर। ये कन्वर्जन तो जनरली आपको याद होता है। इसमें भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर के बीच का रिलेशन याद होता है। आप लोगों को जो याद नहीं रहता है वो डेसी, डेका और हेक्टो, ये बात याद रखना। ठीक है? मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, बस। और एक फॉर्मूला और याद रखना है, उसके बाद आपका पूरा यूनिट कन्वर्जन मेजरमेंट के ऊपर का सारा चीज हो जाएगा। दैट इज डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो, टेम्परेचर नापने के लिए जब भी आपको बुखार होता है तो टेम्परेचर नापते हैं, तो फ़ारेनहाइट में नापते हो। और जनरली आप देखोगे किसी चीज का टेम्परेचर दिया जाता है तो डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है कि नॉर्मल टेम्परेचर आज का कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। आपका एसी में जो आप देखते हो डिग्री सेल्सियस में रहता है, बट बुखार नापते हैं वो फ़ारेनहाइट में होता है। तो इनका कन्वर्जन तो पता होना चाहिए ना। देखो, ग्राम और किलोग्राम दोनों वजन नापते हैं, तो दोनों के बीच में रिश्ता है 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। वैसे ही डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या है? टेम्परेचर नापते हैं, तो दोनों के बीच में भी रिश्ता होना चाहिए। ये रिश्ता है। कोई भी फ़ारेनहाइट दिया है तो यहाँ पर पुट कर दो, -32 × 5/9 आपको क्या मिल जाएगा? डिग्री सेल्सियस। और डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो उसको 9/5 + 32 कर दो तो आपको मिल जाएगा फ़ारेनहाइट। बस ये अगर आपने पढ़ लिया तो आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। एक तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर याद रखना है, टाइम याद रखना है, सेकेंड, मिनट, आवर्स, और ये टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस। खत्म चैप्टर नंबर 14। नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 15, एरिया, पेरीमीटर, 2D शेप्स। जितने भी 2D शेप्स हैं ये आपके सिलेबस में है। तो एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है, पहले ये समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है? और फिर वॉल्यूम देखेंगे, नेक्स्ट वॉल्यूम। एरिया और पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ। जैसे मान लो मैं ये बना दूं ऐसा, तो ये लंबाई प्लस 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 ये लंबाई, टोटल जो लंबाई है उसको बोलेंगे पेरीमीटर। क्या है पेरीमीटर? बाउंड्री की लेंथ। व्हाट इज पेरीमीटर? बाउंड्री की लेंथ। सर एरिया क्या है? ये जगह जहां मैं गोद रहा हूं, ये जो जगह है, कितनी जगह है गोदने की, ये जगह को बोलेंगे एरिया। क्लियर हो गया बच्चों? व्हाट इज पेरीमीटर एंड व्हाट इज एरिया? क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो वेरी गुड। तो अब पेरीमीटर, एरिया क्या होता है क्लियर हो गया। अब रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके 4 साइड होते हैं और चारों एंगल 90 होते हैं। ये साइड इसके बराबर होता है, ये साइड इसके बराबर होता है, ये एल तो ये भी एल, ये बी तो ये भी बी। इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। याद रहेगा, रेक्टेंगल क्या होता है? जिसके अपोजिट साइड्स होते हैं इक्वल, सारे एंगल होते हैं 90, उनको बोलते हैं हम रेक्टेंगल। ठीक है? तो अब रेक्टेंगल में पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? 2 × l + a। देखो l भी 2, b भी 2, तो टोटल पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 × l + b। एरिया, ये जगह का क्षेत्रफल, इसका एरिया होता है l × b। ठीक है? और ये डायगोनल, डायगोनल क्या होता है? ये इन दोनों को बोलेंगे डायगोनल। तो डायगोनल की लेंथ होती है √l² + b²। याद होना चाहिए, एकदम रिवाइज कर लो अगर कुछ भूल गए हो तो पूरा का पूरा। ठीक है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्क्वायर पे। नेक्स्ट आते हैं किस पे? अपन स्क्वायर पे। सेम स्क्वायर का पेरीमीटर, स्क्वायर क्या होता है? जिसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल्स भी 90 और सारे साइड्स भी इक्वल।
व्हाट इज स्क्वायर? सर जिसके चारों साइड्स बराबर होते हैं और चारों एंगल भी बराबर होते हैं 90, तो उसको बोलते हैं अपन स्क्वायर। तो सर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? सिंपल 4 इंटू साइड। सर और एरिया क्षेत्रफल साइड इंटू साइड। सर डायगोनल अंडर रूट 2, साइड इंटू अंडर रूट 2, जो भी साइड है इंटू अंडर रूट 2 कर दोगे, अंडर रूट 2 गायब हो गया क्या? अंडर रूट 2, जो कोई भी साइड में अंडर रूट 2 कर दो खाली, आपको क्या मिल जाएगा? डायगोनल। फॉर्मूला याद रखना है बस। नेक्स्ट है ट्रायंगल और सर्कल। ट्रायंगल में याद रखना एरिया कैसे निकालते हैं। आप ट्रायंगल में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो, ये बात याद रखना। किससे निकाल सकते हो? राइट एंगल ट्रायंगल। निकालने के लिए बाद में और भी निकाल सकते हो, अभी जो आपको याद रखना है वो क्या याद रखना है? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, बस। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ये हाइट है, ये बेस, 90 डिग्री जो दो साइड्स को मिला के जो 90 डिग्री बना रहे हैं, वो दो साइड्स जो मिला करके 90 डिग्री बना रहे हैं, मतलब मान लो अगर कहीं ऐसा है, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा आपका एक हाइट, ये हो जाएगा एक बेस। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? ट्रायंगल में सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जानना है, तो हाफ इंटू जो दो साइड परपेंडिकुलर है उनका मल्टीप्लाई, खत्म। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सर्कल पे आ जाते हैं। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। सर पाई क्या है? कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू बस याद रखना, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, बस ये याद रखना है। पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, याद रहेगा बस। ठीक है, और सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर, ठीक है, याद रहेगा। सर्कल का पेरीमीटर को नया नाम दे दिए सर्कमफेरेंस, तो पेरीमीटर भी बोल सकते हो और सर्कमफेरेंस भी। तो एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है, मतलब जो पेरीमीटर होता है, वो कितना होता है? 2πr। कितना होता है? 2πr। ठीक है सर, एरिया और पेरीमीटर तो समझ में आ गया। सर ये वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम, वॉल्यूम। देखो जैसे ये प्लेन का जो जगह था, ये यहां पर मेरे पास लिखने के लिए कितनी जगह है बोर्ड में? अरे ये पूरी जगह है खोदने के लिए। देखो ये देखो, तो 2 डायमेंशन में जो जगह है लिखने की, उसको बोलते हैं एरिया। और 3 डायमेंशन में जो जगह है, 3 डायमेंशन में जो जगह है, मतलब मान लो मैं बोलूं कि भैया इस बॉक्स के अंदर कितनी जगह है, इसके अंदर जगह है हवा रखने की, ये रूम, ये पूरे रूम के अंदर कितनी जगह है, तो वो होती है वॉल्यूम। ठीक है, 3 डायमेंशन चीज की जो एरिया है, जो जगह है उसको बोलते हैं वॉल्यूम। 2 डायमेंशन जैसे बोर्ड, पेपर, लिखने की कितनी जगह है, पेंट करने की कितनी जगह है, तो उसको बोलते हैं एरिया। क्लियर हो गया बच्चों? एरिया और वो क्लियर हो गया सबको? पक्का? चलो वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं अपन। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला फटाफट रखना है, मैं रिवाइज करा देता हूं आप लोगों को। अच्छा, होता क्या है? क्यूब और क्यूबॉइड, एक रूम जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, एकदम बराबर हो, उसको बोलते हैं क्यूब। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, ये क्यूबॉइड है, ये बराबर नहीं है। ये देखो, क्या इसकी ऊंचाई, ये लंबाई है ना, और ये चौड़ाई, ये चौड़ाई, सॉरी ये चौड़ाई, ये देखो, चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई, क्या तीनों बराबर है? नहीं। अगर बराबर नहीं है तो इसको बोलेंगे क्यूबॉइड, और बराबर है तो उसको बोलेंगे क्यूब। देखो तीनों बराबर, एस एस और एस, तो क्यूब, और तीनों अलग, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग, तो उसको बोलेंगे क्यूबॉइड। याद रहेगा ये? क्यूब और क्यूबॉइड याद रहेगा आप लोग को? चलो, सो वॉल्यूम, एक क्यूब का वॉल्यूम, टोटल जगह, एक क्यूब के अंदर की टोटल जगह कितनी होती है? सिंपल, साइड का क्यूब। सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? सिंपल, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद रहेगा? क्यूब का वॉल्यूम साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। याद रहेगा? पक्का? चलो वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब वही एरिया, 2 डायमेंशन वाली जगह, गोदने वाली जगह। तो अब देखो, अगर कोई एक क्यूब है, ये क्यूब है, तो इसमें कितनी जगह है? एक ये जगह है, 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 दिख रही है? ये सारी जगह है। तो अब अगर क्यूब है तो ये सारी जगह बराबर होगी। ये जगह भी कितनी? a इंटू ए। अभी बताया था ना, स्क्वायर का एरिया कितना होता है? a इंटू ए। तो ये इसका एरिया भी a इंटू ए, इसका भी एरिया a इंटू ए, इसका भी a इंटू ए, इसके पीछे वाले का, इसके पीछे वाले का, इसके नीचे वाले का, सबका। तो 6a स्क्वायर, या 6 इंटू साइड का स्क्वायर। सिंपल। हाँ सर, इसका एरिया, सर इसका एरिया देखोगे तो l इंटू एच, कितना हुआ? l इंटू एच। सर इसका एरिया देखोगे तो h इंटू बी, h इंटू बी। सर इसका एरिया देखोगे तो l इंटू बी,
और जैसे ही 3 सरफेस दिख रहे हैं वैसे ही उनके पीछे वाला है, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, जितना एरिया इसका उतना ही एरिया इसका, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अगर डायगोनल याद नहीं भी है तो भी चलेगा, बस बाकी सारी चीज आपको याद होनी चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, आपको याद रखना है। 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 1 मीटर क्यूब कितना होता है? 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ये याद रखना। लिक्विड में वॉल्यूम याद रखना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिला के बनता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब मिला के कितना बनेगा? 1 लीटर। इसके साथ आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। एग्जाम टिप्स है ना, कि हमेशा फॉर्मूला कन्वर्जन, फॉर्मूला में जो भी वैल्यू पुट करो हमेशा कन्वर्जन के साथ करना। इसके साथ पूरे 16 चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिए, मैथ्स के एक एक फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम से पहले आपको याद होना चाहिए। तो जो जो याद नहीं है उसको एक बार याद कर लो, कल एग्जाम से पहले, कल और परसों एग्जाम से पहले एक बार देख करके जरूर जाना, ठीक है। पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्मूले के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप वो ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको दिख जाएगा, वहां पर मिल जाएगा। या फिर आप ये डाउनलोड द ऐप नाउ, दिख रहा है, ऐप डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन पर है लिंक। ऐप में एक कोर्स है माइंड मैप, उसके अंदर भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो हर जगह ये पीडीएफ अवेलेबल है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ऐप में, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो इस नंबर पे इस पीडीएफ के लिए। ये पूरा पीडीएफ मैथ्स के पूरे 16 चैप्टर के फॉर्मूलेज एक जगह, सुपर शॉर्ट नोट्स बाय एड्यूमेंशन। तो बस इतना ही। अच्छा लगा हो, यहां तक देखे हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे एड्यूमेंशन की क्लासेस।